नमस्कार साथियों, उम्मीद करते हैं आप बढ़िया होंगे और आपकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। साथियों, आज हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं साइंस क्लास 10th का धातु तथा अधातु चैप्टर नंबर 3। इसका पार्ट 1 जो है हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। फिजिकल जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है, जनरल प्रॉपर्टीज़ धातु और अधातुओं की, ठीक है। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है साथियों, वो होने वाला है ठीक है, धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, तो साथियों जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसके बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। ठीक है, इसको हम हटा दे रहे हैं। ठीक है, क्या आज का जो टॉपिक है वो क्या है हमारा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसको कहते हैं हम इंग्लिश में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्यूरेशन। ठीक है साथियों, अब हमारे लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ने के लिए कई चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे हमको क्या पता होना चाहिए साथियों? तत्व। ठीक है, तत्व कौन सा है? ठीक है, दूसरी चीज़ क्या ज़रूरत होती है? तत्व का परमाणु क्रमांक, तत्व का परमाणु क्रमांक चाहिए होता है। ठीक है, परमाणु क्रमांक चाहिए होता है। ठीक है, दूसरा साथियों हमको क्या चाहिए? यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे? यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे इसमें। ठीक है साथियों, क्या करेंगे? यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने वाले हैं। ठीक है साथियों, जो पहला तत्व है हमारा, ठीक है, वो होता है हमारा हाइड्रोजन। क्या होता है? हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन हमारा तत्व होता है और हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक है साथियों वो 1 होता है और हाइड्रोजन को हम H से डिनोट करते हैं। ठीक है, H से दर्शाते हैं और इसका जो परमाणु क्रमांक है साथियों वो 1 होता है। ठीक है साथियों, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास साथियों अगर कोषों में करेंगे तो इसको 1 लिखा जाएगा और ये कोष में है। ठीक है, इसको काय में कर रहे हैं हम? कोष में इसको ऐसे लिखा जाएगा और उपकोष में जब हम करेंगे तो इसको लिखेंगे 1s1 लिखा जाएगा। ठीक है साथियों, अगला जो तत्व है हमारा उसको कहते हैं हम हीलियम। कौन सा तत्व है? हीलियम। और इसको साथियों हम डिनोट करते हैं He से। ठीक है, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है साथियों वो होता है 2। इसका अगर हम उपकोषों में करें तो इसको लिखेंगे 1s2। अगला जो तत्व है साथियों हमारा वो होता है लिथियम। लिथियम को हम Li लिखते हैं। इसका जो परमाणु क्रमांक होता है साथियों 3 होता है और इसको लिखेंगे 1s2 और 2s1 लिखा जाता है। ठीक है साथियों, लिथियम के बाद आता है बोरोन। बेरिलियम, बेरिलियम, Be, ये 4 नंबर पे आता है साथियों। इसका जो एटॉमिक विन्यास होता है वो होता है 1s2 और 2s2 होता है। ठीक है, फिर आता है बोरोन। बोरोन का V होता है, ये 5 नंबर पे आता है साथियों। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 और यहाँ से साथियों क्या है? P स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, 2p1 आ जाता है। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद साथियों जो अगला तत्व है हमारा वो आता है कार्बन। कार्बन को 6 नंबर पे आता है और इसको C से डिनोट करते हैं। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है साथियों वो होता है 1s2 2s2 2p2 होता है। ठीक है साथियों, अगला हमारा जो है वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को हम N से डिनोट करते हैं। इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 7 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 और साथ ही यहाँ पे 2p3 हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन
O से डिनोट करते हैं, और 8 नंबर होता है इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 और 2p4 हो जाता है। ठीक है साथियों, उसके बाद आता है हमारा फ्लोरीन। इसको हम F से डिनोट करते हैं और ये 9 नंबर पे आता है साथियों। फ्लोरीन पूरी विद्युत जो इलेक्ट्रॉनिक सारणी होती है हमारी, उस सब में सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व फ्लोरीन पाया जाता है। इसका होता है 1s2 2s2 और 2p5। ठीक है, अगला जो तत्व है साथियों हमारा वो होता है नियॉन Ne। ये 10 नंबर पे आता है साथियों, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाता है 1s2 2s2 और 2p6 हो जाता है साथियों। ठीक है, इतना क्लियर है। अब साथियों जो अगला तत्व आता है हमारा वो होता है 11 नंबर पे आता है। ठीक है, जिसका नाम है सोडियम। क्या नाम है साथियों? सोडियम को हम Na लिखते हैं। ठीक है, और इसका जो परमाणु क्रमांक है वो क्या है 11 होता है। अब साथियों जो 10 का हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया था वो था 1s2 2s2 और क्या था यहाँ पे 2p6। ये दो हैं। सारे इलेक्ट्रॉनिक संख्या कितनी होनी चाहिए 10। अब हमको 11 करना है साथियों, तो p में अधिकतम 6 आ सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद क्या है नया जो है उपकोष चेंज हो जाता है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1s2 2s2 2p6। इसके बाद साथियों आ जाएगा 3s1। ठीक है, सोडियम के बाद आता है मैग्नीशियम। इसका जो होता है Mg होता है, और ये कितने नंबर पे आता है साथियों 12 नंबर पे आता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 होता है। ठीक है, इसके बाद आता है एल्यूमिनियम। इसको हम Al कहते हैं, और ये 13 नंबर पे आता है। ये साथियों चलो हम बार बार लिखना पड़ रहा है, इतना वैसे ही लिखेंगे। और 3s के बाद आता है 3s2, इसके बाद आ जाएगा 3p1। एल्यूमिनियम के बाद आता है सिलिकॉन। कौन सा आता है साथियों? सिलिकॉन Si। ठीक है, सिलिकॉन 14 नंबर पे पाया जाता है, और ये यहाँ तक ऐसे ही रहेगा 3s2 और 3p2। p में बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है साथियों, सिलिकॉन के बाद कौन सा आता है? फास्फोरस। कौन सा आता है? फास्फोरस। इसको P, और ये 15 नंबर पर आता है, यहाँ तक ऐसे ही रहेगा 3s2 और 3p3। साथियों अगला जो है 16 नंबर पे कौन सा आता है? सल्फर। कौन सा आता है? सल्फर को S कहते हैं हम। ये 16 नंबर पे आता है, और यहाँ तक ये ऐसे ही रहता है 3s2 3p4। सल्फर के बाद 17 नंबर पे आता है साथियों क्लोरीन को हम Cl से डिनोट करते हैं। 17 नंबर ऐसे ही रहेगा 3s2 और 3p5। उसके बाद आता है साथियों आर्गन। Ar से डिनोट करते हैं। 18 नंबर पे ये यहाँ तक ऐसे ही रहता है 3s2 और 3p6। ठीक है साथियों, उसके बाद आता है पोटेशियम। इसको साथियों हम K से डिनोट करते हैं। ये 19 नंबर पे आता है, यहाँ तक ऐसे ही चलेगा 3s2 3p6। इसके बाद आ जाता है साथियों 4s1। ठीक है, उसके बाद आता है कैल्शियम को हम Ca से डिनोट करते हैं। 20 नंबर पे आता है साथियों, यहाँ तक ऐसे ही रहता है
4s में 2 हो जाता है। ठीक है साथियों, क्लास 10th के लिए इतने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमारे लिए काफ़ी होते हैं। नोट कर लेंगे, आप आराम से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, बाकी आप कमेंट करते रहेंगे। ठीक है, आगे चलते। तो अगला जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है धातुओं की प्राप्ति। क्या है साथियों? धातुओं की प्राप्ति। धातुओं की प्राप्ति साथियों, दो प्रकार से हमको धातुओं की प्राप्ति होती है। एक तो साथी ये जो है हमारा वो है मुक्त अवस्था में, और दूसरा जो है वो होता है संयुक्त अवस्था में, संयुक्त अवस्था। साथियों ध्यान से समझेंगे। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में इसको करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब साथियों मुक्त अवस्था में वे धातुएं पाई जाती हैं जो कम क्रियाशील होती हैं, जो कम क्रियाशील होती हैं। कम क्रियाशील धातु, कम क्रियाशील जो धातु होंगी वो साथियों कैसी होंगी? मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, जो क्रियाएं नहीं करती हैं, स्वतंत्र रूप से उनका अस्तित्व होता है। जो अधिक क्रियाशील होती हैं, जो अधिक क्रियाशील होती हैं, क्रियाशील होती हैं। ठीक है, ऐसी धातुएं जो अधिक क्रियाशील होती हैं वो साथियों कैसी होती हैं? संयुक्त अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, संयुक्त का मतलब है कि किसी न किसी के साथ में वो संयुक्त अवस्था में जोड़ा बना के किसी दूसरे तत्व के या किसी धातु के साथ में रहेंगी। ये धातुएं जो हैं सिंगल सिंगल पाई जाती हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें साथियों, तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा? सोना, एयू, चांदी एंड कॉपर आदि। ये धातुएं ऐसी हैं साथियों जो मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। जबकि साथियों जैसे हमारा सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ठीक है, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, लोहा हो गया, ठीक है, कैल्शियम हो गया, ऐसी ये धातु कैसी हैं? हमारी संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। ये धातुएं हमारी कैसी हैं? संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। बल्कि ये जो सोना, चांदी एंड जो कॉपर है, ये क्या होती हैं साथियों? मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। ठीक है साथियों, अब साथियों बात करते हैं कि ये जो धातु हैं इनको प्राप्त कैसे किया जाता है। ठीक है, इन धातुओं को साथियों भूपर्पटी से खनन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो खनन में हम दो चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, खनिज, खनिज तथा अयस्क, खनिज तथा अयस्क काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है साथियों, ध्यान से समझेंगे। खनिज तथा अयस्क। ठीक है, अब खनिज क्या होते हैं और अयस्क क्या होते हैं? ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम खनिज की बात करें साथियों, खनिज, अब इन्हीं धातुओं से हम खनिज को देखेंगे कि ये जो धातुएं हैं वो कैसी हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे हम भूपर्पटी, भूपर्पटी में पाए जाने वाली धातु, एवं उसके यौगिक। ठीक है, एवं उनके जो यौगिक होते हैं उनको क्या कहते हैं हम? खनिज। एवं उनके यौगिक को खनिज कहते हैं, खनिज कहते हैं। ठीक है साथियों, क्लियर है? जो भी जो धातु होती हैं वो या फिर जो उनके यौगिक होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? खनिज। उसके बाद क्या है हमारा? अयस्क। अब साथियों जो अयस्क होते हैं, सॉरी जो खनिज होते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं हम? अयस्क कहते हैं। लेकिन सभी अयस्क खनिज नहीं होते, लेकिन सभी खनिज अयस्क होते हैं। ठीक है, अब ये खनिज से अयस्क को हम कैसे समझेंगे? ठीक है, इसको देखते हैं साथियों। जो भी जो खनिज है आसानी से, ठीक है, जिन खनिजों से अधिक मात्रा में तथा आसानी से धातु प्राप्त हो सके अयस्क कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं साथियों? अयस्क कहलाते हैं।
अब साथियों हमको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि सभी जो अयस्क हैं वो खनिज तो होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क बिल्कुल नहीं होते हैं। ठीक है, ये बात हमको ध्यान रखनी है। ठीक है, नोट करिए फटाफट। साथियों अगला जो हमारा टॉपिक है वो है अयस्कों का समृद्धिकरण या सांद्रीकरण। अयस्कों का समृद्धिकरण। ठीक है, इससे क्या मतलब है साथियों? अयस्कों का सांद्रण। ठीक है, अयस्कों का सांद्रण से अयस्क से धातुओं को निकालने की जो प्रक्रिया है, अयस्कों से धातुओं को निकालने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है साथियों? अयस्कों का सांद्रीकरण। ठीक है, या फिर हम क्या लिखें यहाँ पर कि अयस्कों से अशुद्धियों को, अयस्कों से अशुद्धियों का पृथक्करण अयस्कों का क्या कहलाता है? सांद्रण। अयस्क का सांद्रण कहलाता है। ठीक है साथियों, अयस्क का क्या कहलाता है? सांद्रण कहलाता है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा अयस्क का समृद्धिकरण या फिर सांद्रण कैसे किया जाता है। ठीक है अब साथियों अयस्क का जो सांद्रण है वो 2-3 प्रकार से हम आसानी से कर सकते हैं। जैसे द्रव चलित धुलाई करके। ठीक है, धुलाई। ठीक है, दूसरा क्या तरीका है साथियों अयस्क से सांद्रण का? फेन प्लवन विधि। ठीक है, फेन प्लवन विधि, इसी को हम झाग उत्प्लवन विधि कहते हैं। और ये जो विधि है साथियों ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से। नंबर 3 क्या है साथियों? चुंबकीय या विद्युत चुंबकीय। ठीक है, विद्युत चुंबकीय पृथक्करण विधि। अब ये 3 विधियां हैं साथियों, इनको हम बारी बारी से पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले काय की बात करेंगे साथियों हम? द्रव चलित धुलाई की। ठीक है, इसको हटा दे रहे हैं हम, उसके बाद इसको करेंगे। ठीक है, सबसे पहले साथियों काय की बात करेंगे हम? द्रव चलित धुलाई। द्रव चलित धुलाई साथियों जो द्रव चलित धुलाई है इस विधि का उपयोग क्या करेंगे हम? अयस्कों का जो है ऑक्साइड अयस्क। ठीक है, ऑक्साइड अयस्कों की समृद्धिकरण के लिए यूज करते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात क्या लिख लेंगे यहाँ पर? इस विधि का उपयोग। ठीक है, ऑक्साइड अयस्क के समृद्धि में किया जाता है। ठीक है, इतनी बात लिख ली। इसके बाद हम क्या लिखेंगे साथियों इसमें? अब इसका उपयोग साथियों कैसे करेंगे? द्रव चलित जो धुलाई है उसमें जो अशुद्धि होती है, ठीक है, अशुद्धि यानी कि गैंग कहते हैं उसको। ठीक है, गैंग किसे कहते हैं? अशुद्धि को। अशुद्धि तथा अयस्क के घनत्व पर आधारित होती है। घनत्व पर आधारित होती। ठीक है, इतनी बात क्लियर है साथियों, दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। ठीक है, अब साथियों घनत्व पर कैसे डिपेंड करेगी थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। इसमें इतना ही लिख के हम काम चला सकते हैं। जैसे मान लियो यहाँ पर पानी यहाँ पर जैसे चल रहा है। ठीक है, इस तरह से
कोई ऊंचे पे से नीचे को पानी का बहाव है इधर को, ठीक है, यहाँ पर पानी चल रहा है साथियों, ठीक है। अब साथियों यहाँ से हम क्या करते हैं, एस को डालना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब अयस्क में क्या है, जो धातु है, ठीक है, धातु का वजन यानी कि घनत्व जो है वो क्या है, ज़्यादा होना चाहिए, क्या है, ज़्यादा होना चाहिए। और अशुद्धि का जो वजन है, अशुद्धि का वजन है यानी कि घनत्व है वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अब ऐसी अशुद्धियाँ जिनका घनत्व, जो धातु हमने अलग निकाली है उसके घनत्व से कैसा है, कम है, तो यहाँ पर जब हम पानी में एस को गिरा रहे हैं और पानी ऐसे चल रहा है, तो क्या होगा साथियों, जो पानी है वो अशुद्धि को अपने साथ बहाकर ले जाता है और जो धातु होती है वो यहाँ पर तली में बैठ जाती है, जिसके बाद हम उस धातु को अलग कर सकते हैं, ठीक है साथियों, क्लियर है। इसके बाद जो है एस्कों का सांद्रण में जो अगली विधि आती है वो है हमारी फेन प्लवन विधि, ठीक है साथियों, फेन प्लवन विधि। इसमें क्या होता है साथियों, जो सल्फाइड एस्क होते हैं, यह है विधि सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण में काम आती है। ये विधि साथियों का है कि जो भी सल्फाइड एस्क होते हैं उनके सांद्रण में काम आती है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं साथियों, इस प्रक्रम में जो बारीक पीसा हुआ जो एस्क होता है, ठीक है, उसको एक बड़े से टैंक में मिला देते हैं, ठीक है। टैंक इस प्रकार से हमने ले लिए, इस तरह से कोई टैंक होगा, टब होगा, ठीक है, और यहाँ पर इसको ऐसे पानी से भर दिया जाता है और इस टैंक में क्या ले लेते हैं साथियों, सल्फाइड एस्क। क्या है कि अयस्क को बारीक पीस लेते हैं, अयस्क को बारीक पीस लेते हैं, ठीक है, पीस लेते हैं और उसके बाद क्या करें, एक टैंक लेते हैं तथा एक टैंक लेते हैं चित्र के अनुसार, ठीक है। यहाँ पर जो चित्र हमने दिखा दिया है, इसको क्या लेते हैं, एक बारीक पीस लेते हैं और एक टैंक ले लिया साथियों, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे साथियों, चीड़ का तेल, उसके बाद चीड़ का तेल, ये जो टैंक में पानी लिया, ठीक है, तेल पानी जो टैंक है, ठीक है, टैंक में मिला देते हैं, ठीक है, मिला देते हैं। अब चीड़ का तेल क्या काम करेगा साथियों, चीड़ का तेल पानी के साथ झाग देने का काम करता है, ठीक है। अब क्या करेंगे साथियों, जो चीड़ का तेल है, ठीक है, वो सल्फाइड एस्कों के जल के साथ गीला कर देगा, ठीक है। चीड़ का तेल क्या करेगा, सल्फाइड एस्कों को पानी के साथ भिगो के क्या कर देगा, गीला कर देगा, जो अशुद्धि होगी, ठीक है, अशुद्धि को गीला कर देगा। अब इसमें क्या करते हैं साथियों, एक इस तरह से हम पाइप या रॉड लेते हैं जिसमें छिद्र वगैरह होते हैं और इस तरह से एक पाइप लगा होता है जिससे हम क्या करते हैं, वायु प्रवाहित करते हैं, ठीक है। वायु जब इसमें प्रवाहित करते हैं तो इसमें झाग उत्पन्न होते हैं और झाग उत्पन्न होते हैं तो जो सल्फाइड एस्क होते हैं, ठीक है, सल्फाइड एस्क जो होते हैं इसमें जो अशुद्धि हैं, उसके बाद एक नली या फिर पाइप, ठीक है, नली की सहायता से तीव्र वायु प्रवाहित करते हैं, जिससे धातु, ठीक है, झाग के साथ ऊपर आ जाती है तथा अशुद्धि, ठीक है, तथा अशुद्धि, ठीक है, पानी से भीगकर तली पर नीचे बैठ
जाती है, ठीक है, तली पर बैठ जाती है, ठीक है साथियों। और जो झाग आए थे उसको हम अलग कर देंगे। इस प्रकार से हम सल्फाइड एसिड का सांद्रीकरण या फिर समृद्धीकरण आसानी से कर सकते हैं, नोट करिए, ठीक है। इसके बाद जो लास्ट विधि है साथियों हमारी, वो क्या है, चुंबकीय, ठीक है। कौन सी विधि है, चुंबकीय पृथक्करण। अब इसको साथियों देखो मैं समझा दे रहा हूँ, आप लिख लेंगे, ठीक है। साथियों इसमें क्या होता है, दो रोलर लगे होते हैं इस प्रकार से, ठीक है, दो रोलर, और इस पर इस प्रकार से एक पट्टा चल रहा होता है, ठीक है, जो निरंतर घूमने का काम करता है। और ये जो पट्टा है साथियों, ठीक है, एक रोलर, ठीक है, एक रोलर में क्या होता है, चुंबक लगी होती है, ठीक है, चुंबकीय, चुंबकीय रोलर, ठीक है, चुंबकीय रोलर होता है। और यहाँ पर साथियों इस प्रकार से हम एस्को को गिराने का काम करते हैं, ठीक है, इस प्रकार से कीप वगैरह लगी होती है, और इसमें क्या होता है, अयस्क होता है, ठीक है। अयस्क जो है बारीक पिसा हुआ अयस्क होता है, और यहाँ पर इसको इस प्रकार से हम पट्टे पर गिराते हैं और ये ऐसे चल के आता है, और ये जो है उन्हीं अयस्कों पर लागू होता है, उन्हीं पर काम करेगा जो चुंबकीय होंगे, जो चुंबकीय होंगे। इस विधि से उन्हीं अयस्कों को अलग किया जा सकता है जो चुंबक से चिपकते होंगे, ठीक है, इस प्रकार से अयस्क आता है साथियों। और जो चुंबकीय पदार्थ होते हैं ऐसे करके चिपक के इस प्रकार से यहाँ पर पास में इस तरह से गिरते रहते हैं, और जो अशुद्धियाँ होती हैं साथियों वो इस प्रकार से पट्टा तेज चलने की वजह से दूर जाके गिरती रहती हैं, ठीक है, ये अशुद्धियाँ हैं। और ये क्या है हमारे यहाँ पर, धातु, ठीक है, जो भी धातु होगा जिसमें चुंबकीय गुण होंगे उसको इस प्रकार से अलग कर लिया जाता है, ठीक है साथियों। चलिए अब साथियों इसमें जो पढ़ने वाला जो टॉपिक है वो है साथियों, क्या है हमारा, संक्षारण, ठीक है, खास कर आ रहे हैं साथियों इम्पोर्टेंट, बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने को तो, लेकिन अब टाइम कम है तो क्या है संक्षारण, ये हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है साथियों। संक्षारण क्या होता है, संक्षारण का मतलब है जंग लगना, ठीक है। अब जंग कब लगती है, जैसे जब कोई धातु है, ठीक है, जब किसी धातु की सतह, किसी धातु की सतह या फिर धातु, ठीक है, वायु, नमी, अम्ल आदि के संपर्क में आ जाए, ठीक है, आदि के संपर्क में आती है तो धातु कैसी हो जाती है साथियों, धातु संक्षारित, क्षारित होने लगती है। इस घटना को संक्षारण कहते हैं, संक्षारण कहते हैं, ठीक है। फिर इसमें साथियों पूछेगा उपाय, बचाव के उपाय, कि धातुओं को कैसे बचाया जाए, ठीक है। तो बचाव के उपाय क्या हो सकते हैं साथियों, जैसे क्या किया हमने, पेंट कर लें, ठीक है, पेंट करके, ठीक है। अगला क्या लिख सकते हैं हम, सतह को चिकना बनाकर, सतह को ग्रीस या तेल लगाकर, ग्रीस या तेल लगाकर चिकना करके, ठीक है, चिकना करके, ठीक है, ऐसे भी बचा सकता है, ठीक है। या फिर क्या करें हम, गैल्वनीकरण द्वारा किसी दूसरी धातु की परत को चढ़ा सकते हैं, ठीक है, जिसमें क्या है टिन धातु की परत चढ़ाई जाती है गैल्वनीकरण में। और या फिर एसद लेपन, इसमें जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, ठीक है, के द्वारा, ठीक है, आदि, ठीक है। ये उपाय करके हम धातु की जो सतह है उसको जंग लगने से साथियों बचा सकते हैं, ठीक है। ठीक है साथियों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।
यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथियों, ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।